बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक भी सबको, और उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोरोना के SOPs। और ये कहा जा रहा है, असद उमर साहब की जानिब से भी कल कहा गया कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो शायद मजीद सख्ती भी की जा सकती है। बिल्कुल, लॉकडाउन में मजीद सख्ती भी की जा सकती है और कोरोना केसेस की रेशो जो है वो भी मुसलसल बढ़ रही है। इस पर भी आज हम बात करेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियोज भी डिस्कस करेंगे। टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं जी। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता किया और बीच का रास्ता देखा जा रहा है कि कहाँ पर PTM जो है वो स्टैंड करती है। लेकिन अब ये तो तय कर लिया गया है कि अगर पीपुल्स पार्टी नहीं भी ऑन बोर्ड आती तो बाकी जमातें जो हैं वो अपना लाएहामल तैयार करेंगी और आगे लेकर जाएंगी। इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो नजर डाल लेते हैं प्रोग्राम का रनडाउन आज क्या रहेगा, हमारी टॉप स्टोरीज क्या होंगी। और टॉप स्टोरीज में सबसे पहले तो हम जिक्र करते हैं जी, जो कल बड़ा राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जी, और दोनों रहनुमा हर हाल में लॉन्ग मार्च करने के लिए जो है मुत्तफिक हैं। और इसके साथ साथ इस्तीफे देने पर भी मुत्तफिक हैं। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान में भी राब्ता हुआ है और PTM का इत्तेहाद जो है बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। तो बहुत से इत्तफाक हुए हैं जी कल। जी, इत्तफाक हुए हैं बहुत से। और अगली स्टोरी की तरफ भी हम चलते हैं जो आज की हमारी रहेगी। वो है कोरोना के बाद जारी 24 घंटों में 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक दिन में मजीद 3449 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा मुल्क में 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वैक्सीन का लगवा ली है। आवाम SOPs पर सख्ती से अमल करें, वज़ीर आज़म ने यह भी अपील की। इसके अलावा शो में आज डिस्कस करेंगे, मरियम नवाज को एक और केस में 26 मार्च को बुला लिया गया। जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की नाजायज मुंतकली का इल्जाम नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में भी 26 मार्च को बुला रखा है। और फिर एक अहम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल केस में अहम पेशरफ भी हुई जी कल। नैब रावलपिंडी को तमाम रिकॉर्ड मिल चुका है और मुतल्लिका शख्सियात को अब तलब करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को 25 मार्च को नैब ने बुला लिया है। ये तो आज की हमारी टॉप स्टोरीज रहेंगी। और बाकायदा आगाज़ जो आज हम शो का करेंगे वो हमारी पॉलिटिकल स्टोरी ही है जिससे हम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया और ये तय किया गया कि हम किस तरह से अपना लाएहामल तय करेंगे। पीपल्स पार्टी को जो मोहलत दी गई है मुशावरत के लिए कि वो अपने इजलास में तय कर लें कि वो क्या चाहते हैं, वो ऑन बोर्ड आते हैं या नहीं आते। PTM और बाकी जितनी PTM की 9 जमातें हैं जो मुत्तफिक हैं इस फैसले पर, वो अपना फैसला बिल्कुल। इसके अलावा मुझे जो लग रहा है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल कह दिया कि अगर एक या दूसरी को पार्टी हमारे साथ नहीं भी है तो फिर भी इत्तेहाद बरकरार रहेगा। 9 जमातें लाहेमल अपना दे देंगी, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक है। मतलब ये एक उन्होंने पहली दफ़ा डायरेक्टली बोला है जब से सिचुएशन बनी है कि अगर एक दो पार्टीज, कोई भी पार्टी हो सकती है, पीपल्स पार्टी है या कोई और पार्टी भी उनके साथ ज्वाइन करती है, तो अगर वो साथ नहीं होते तो PTM बहरहाल आगे अपना सिलसिला जो है टारगेट का जारी रखेगी। अच्छा, ये जो दोनों लीडर्स का राब्ता हुआ है PTM के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, उसमें जेल भरो तहरीक पर भी बात की गई है कि किस तरह से हम किसी तौर पर भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी लाएहामल तय किया जाएगा उसमें ये पूरा मामला जो है वो फिट किया जाएगा। एक तलाफी अमूर मुशावरत से तय करने पर भी गौर किया गया जब उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप हमें बता दें कि आप क्या चाहते हैं और उसके बाद जो है वो हम पूरा एक प्लान जो है वो सेटअप कर लेंगे। आप ऑन बोर्ड हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल। तो लेट्स सी क्या होता है जी। तो एक जानिब तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं आपस में मुलाकातें भी कर रही हैं, राबते भी कर रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती और उनके इत्तेहादी जो हैं वो भी आपस में मुलाकातें कर रहे हैं। कल बड़ी अहम मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से MQM के एक वफ्द की और उन्होंने डिमांड्स भी रखी हैं अपनी 4 के मर्दशुमारी की जाए, दफातर जो MQM के वो बंद हैं उनको खोला जाए, लापता अफराद के हवाले से अपडेट्स उन्होंने मांगी हैं, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि उसकी जल्द तामीर की जाए। तो ये जो तमाम एक्सपेक्टेशंस हैं MQM की और दीगर इत्तेहादियों की, क्या अब ये अंडर प्रेशर होकर MQM के या दीगर पार्टीज के प्राइम मिनिस्टर को पूरी करनी होंगी या फिर एक ऐसा सिचुएशन है कि विदाउट एनी प्रेशर किया जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे कि JUI FE और फिर PTM और जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है कल MQM से, उस हवाले से रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम रसूल बख्श रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कल बड़े अहम राब्ते हुए हैं, कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सी आगे बढ़ी है लास्ट PTM के इजलास के बाद। कैसा देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को? क्या आपको लगता है कि वाकई में 9 जमातों को अब अपना ही लाएहामल तय करना होगा, पीपल्स पार्टी नहीं आएगी ऑन बोर्ड?
मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी है कि कोई असम्बलियों से बाहर नहीं आएगी, इस्तीफा नहीं देंगे और सिंध की हुकूमत अपने पास रखेंगे। मरकज़ में रह के हुकूमत के खिलाफ असम्बली के अंदर जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन सड़कों पे आके जो एक सोच ना फजलुर रहमान साहब की कि रसूल बख्श रईस साहब की आवाज़ हम तक तो उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। जी जी रसूल साहब, जी रसूल साहब आप बोलिए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी बीच में। उनसे दोबारा राब्ता करते हैं, सिग्नल्स की वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन और अगर वो जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरियत का अंदाज यही है कि हुकूमत को काम दें, उसकी कानूनी जायजियत को आप तस्लीम करें और अगले 5 साल का इंतज़ार करें। लेकिन मौलाना साहब चाहते हैं कि हुकूमत को, वो तो पहले दिन से चाहते थे कि उनका मुतालबा ये था और कोशिश ये थी, और इसलिए सब हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों को इकट्ठा किया था इंतखाबात के फौरन बाद कि असम्बलियों में जाए ही ना। मैं नहीं समझता कि किसी ने उनकी बात मानी। फिर उन्होंने अपना एक अकेला सफर शुरू किया, तनाव इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके आए, वो भी नाकाम हुआ तो वापस चले गए। उन्होंने मेरे ख्याल में इमरान खान का पीछा छोड़ा नहीं, वो लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वहाँ से उनको कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। रसूल बख्श रईस साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने तय फैसला कर लिया है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कल फिर कहा कि इस्तीफों पर हमने और जो तमाम पॉइंट्स जो पीडीएम रखे थे उस पर हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन शायद टाइमिंग्स के ऊपर मसाइल हैं, या फिर जो उन्होंने एक कितनी बड़ी शर्त रख दी कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। पहले तो ये हम समझते थे कि शायद ये बात ऐसी की जा रही है, लेकिन कल जब पीडीएम की जब उस दिन मीटिंग हुई उसमें सीरियसली कहा गया है कि पहले मियां साहब वापस आएँ फिर हम इस्तीफे देंगे। यानी कि ये मामला आपस में अभी इख्तलाफात हैं या फिर ऐसी शराइत जान के रखी जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वाज़े तौर पर अंदर के इजलासों में बिलावल जरदारी भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी के बाकी कायदीन ने मौलाना साहब को कह दिया है कि हम असम्बलियों से बाहर नहीं आएंगे। जो बात उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कही वो ये है कि लॉन्ग मार्च के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करें, असम्बलियों से बाहर हैं, तो आपको यहाँ वापस आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वापस आएंगे तो हम फिर इस्तीफा देंगे, कि आके आप चलाएं, तारीख चलाएं, फिर उसमें देखा जाएगा। उसके तारीख के अपने डायनामिक्स होते हैं। मेरे नज़दीक शुरू से ही तारीख चल नहीं सकी और ये एक अंदाज में वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत उससे टस से मस हुई है। और न मैं इसको एक जमहूरी तरीका समझता हूँ कि आज़ादी राय को और आज़ादी इज्तिमा को इस हद तक आप न ले जाएं कि जमहूरी इदारे भी कमज़ोर हों, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मामलात भी ना चल सके और मुल्क के मसाइल हल ना हो, गरीब होता जाए। लेकिन जब तक के सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होता उस वक्त तक मईशत आगे नहीं बढ़ सकती, सरमायाकारी नहीं हो सकती। ये बात जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं वो आवाम को नहीं बताते। महंगाई और बेरोजगारी का रोना हर हुकूमत में रोया गया है, लेकिन आप देखें कि आबादी बढ़ रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बिल्कुल सही आबादी बढ़ रही है। रसूल साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात तो तब भी होती थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरने के लिए निकली थी और कई महीनों तक वो धरना दिए बैठी रही थी, मुल्क की मईशत तब भी मुतासर हुई थी। तो हिज़्ब इख्तिलाफ जब ये तय कर लेती है कि उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देना है, तो फिर ये बात नहीं की जाती कि आवाम के लिए मसाइल पैदा होंगी, मुल्क की मईशत अच्छी नहीं होगी तो महंगाई ज्यादा हो जाएगी, आवाम पिसेगी। अब ये कहिएगा कि कल जो राब्ते हुए हैं उसमें एक चीज नजर आई कि या तो पीपल्स पार्टी आ जाए या हम ऐसे ही आगे चलेंगे, लेकिन फिर वहीं पर यह भी बात हुई कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो बरकरार रहेगा। तो आने वाले दिनों में आप ये इत्तेहाद बरकरार देख रहे हैं तमाम जमातों का, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी? देखिए, आने वाले दिनों में रसूल साहब नॉट डिप्टी बल्कि अपोजिशन के लीडर के तौर पर उसको वो सामने ला रहे हैं। वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे जो नाम किसी वकील का, और जो अब सेनेटर है मुस्लिम लीग नून ले आई है और पहली दफ़ा वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है मियाँ साहब से, जरदारी साहब ने, कि ये तो वो शख्स है जो बेनज़ीर भुट्टो के जो कत्ल में लोग मुलविस हैं या जो नामजद हैं उनका दिफा कर रहे हैं, और उनको आप हमें चाहते हैं कि हम
उनकी हिमायत करें सेनेट के हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के लिए, तो वहां आपको सामने खुल के आ जाएगा कि अगर पीडीएम अपना उम्मीदवार ले आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार ले आती है, तो राहें तो जुदा हो चुकी हैं, लेकिन वो चीज बिल्कुल वाजे हो जाएगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि आखिरी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबलियों से बाहर हरगिज नहीं आएगी। उनको मालूम है कि मियां साहब उनके कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने ये सोच रखा है, पीपल्स पार्टी ने ये सोच रखा है, या फिर आपको लग रहा है कि आखिरी हद तक ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस अब ये पीडीएम, जिस तरह से मौलाना साहब ने भी कहा कि हम उनके बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो बताइएगा कि जो पीडीएम का इम्पैक्ट था पीपल्स पार्टी के साथ और फिर पीपल्स पार्टी के बगैर, नुकसान किसका होगा, पीडीएम का या फिर पीपल्स पार्टी का? मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जो कुछ वो करना चाहते हैं, चलो उनको देखें कि पीपल्स पार्टी असेंबलियों से बाहर नहीं आती, इस्तीफा नहीं जाते थे, और पीडीएम में मियां मौलाना साहब के पास कितना सीटें हैं जहां से वो इस्तीफा देंगे। जब भी वो इस्तीफा देंगे, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है कि वहां पे इंतखाबात दोबारा कराए, और अगर मुस्लिम लीग नून के जिनकी तादाद ज्यादा है वो भी अगर असेंबलियों से इस्तीफा देते हैं तो वहां भी इंतखाबात हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि फिर इस तरह से तो तारीख इंसाफ को फायदा होगा कि उनकी 2/3 अक्सरियत भी हो सकती है, वो आइन में तरमीम भी कर सकती है। वो तो इस मौके के इंतजार में है। ये तो बिल्कुल ठीक है ना। आई थिंक पॉलिटिकल स्टेक भी बहुत बड़ा है, और रसूल साहब आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका जो रिजल्ट है दोबारा इलेक्शंस होने पर वो सेम ही आएगा। या तो रिजाइन करने से गवर्नमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा हो या गवर्नमेंट चली जाए तो फिर शायद उसको सोचा भी जा सकता है, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। लेकिन रसूल साहब, वहीं पर कल जो मीटिंग हुई एमक्यूएम के रहनुमाओं की और प्राइम मिनिस्टर साहब की, और एमक्यूएम एक बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है हुकूमत का, अब फिर से एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी 1 मरतबा 2 मरतबा नाराज हो चुके हैं एमक्यूएम वाले, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वो पीपल हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही साथ देते हैं। लेकिन कल भी नाराजगी का इजहार किया और 4 मुतालिबात सामने रख दिए। तो क्या वाकई में ये नाराजगी है या मुलाकात में ऐसी बस बात हुई? आप एमक्यूएम की तारीख उठा के देखें माजरत के साथ कि पीपल्स पार्टी के साथ कितना इत्तेहाद रहे और कितना इत्तेहाद छूटे। कि असल में होता यह है, ये सिर्फ एमक्यूएम की रिवायत नहीं है, जब हुकूमत अक्सरियत में नहीं होती और उसको इत्तेहाद बरकरार रखना ज़रूरी होता है ताकि हुकूमत कायम रहे सियासी इस्तेहकाम के लिए, तो फिर ये छोटी जमातें अपने मुतालबात बढ़ाती भी रहती हैं और उनके मुतालबात कभी ख़त्म नहीं होते। और अक्सर मुतालबात ऐसे होते हैं कि हुकूमत के लिए उनको मानना आसान नहीं होता। जो उनके गैब वो समझते हैं कि कुछ उनके गैब कारकुन हैं, तो कितना लोग एमक्यूएम के अगरचे इसको नहला धोला के साफ सुथरा किया गया है कि ये जो फैक्ट्री में लोग मारे गए, जला दिए गए जिंदा, उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से था। ये बंद बोरियों में जो लाशें मिलती थी कराची के अंदर, उनका ताल्लुक किस जमात से था। ठीक है। और अब जो शवाहिद सामने आ रही है कि हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी से इनको तरबियत देती, लेकिन रसूल भाई साहब, हम सबको ये मालूम है इतने मसाइल थे, लेकिन एमक्यूएम फिर भी तो है ना इत्तेहादी। माजी में तो इमरान खान साहब इनके बारे में ये सब कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब इत्तेहादी हैं इन सारी बुराइयों के बावजूद जो कि आप भी मेंशन कर रहे हैं। लेकिन फिर इत्तेहादी भी हैं, दीगर पार्टी भी जो इत्तेहादी हैं, उनका प्रेशर आपको लग रहा है इस वक्त है, या फिर इनके बगैर भी थोड़ा बहुत लेन देन चलकर आगे बढ़ सकता है मामला? ये तो कह रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो ऐसे हैं कि जो हुकूमत नहीं मान सकती, कुछ माने जा सकते हैं कि ऐसे तो लोग गायब नहीं होते। और मेरा अपना ख्याल ये है कि लोगों को गायब नहीं करना चाहिए। वो उनका मुतालबा एक कानूनी लिहाज से और अखलाकी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एमक्यूएम के अरकान हूँ या कोई और हूँ, उनके खिलाफ अगर कोई इल्जामात हैं तो सामने उनको अदालतों में लाया जाए, बिल्कुल उनका जायज मुतालबा है और हुकूमत को मान लेना चाहिए। हैदराबाद में अलहदा यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ये भी मुतालबा बिल्कुल मान लेना चाहिए। जो उनके जायज मुतालबात हैं उनको मानने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं तो एक तारीख की बात कर रहा था। मुतालबात आप देखें, जो ये गुजरात के चौधरी हैं, उनके पास भी चंद सीटें हैं, वो भी यही कुछ करते रहे हैं कि ये भी बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा होता है कि जब हुकूमत की गाड़ी सही तरीके से नहीं चल रही तो हुकूमत खुद अपने तौर पर ऐलान कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा
कि वो प्रेशर में हो, दबाव डाले और वो असम्बलियाँ तोड़ के नए इंतखाबात करें। ये रिवायत है पार्लिमानी निज़ाम की कि जब हुकूमत सही तरीके से नहीं चल रही तो आप असम्बलियों को तोड़ दें, नए इंतखाबात करा दें, जो मुंतखब हो जाए अक्सियत के साथ आ जाए, फिर कोई पता नहीं है कि क्या होता है। ये भी बिल्कुल मुमकिन है और उसकी तरफ इमरान खान साहब ने इशारा भी किया है। लेकिन रसूल साहब, पिछले तकरीबन 2.5 साल में ऐसा नहीं नजर आया कि पीटीआई का कोई ऐसा इंटेंशन हो, बल्कि अपने इत्तेहादियों को मनाया ही गया है, साथ रखा ही गया है ताकि सिलसिला और सिस्टम जो है वो चलता रहे। अच्छा, दूसरी जानिब कल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, सिक्योरिटी डायलॉग इस्लामाबाद में, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी खिताब किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया। और उसमें गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की बात नहीं होती है, उसमें एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जिसपे सब एक पेज पर आ जाते हैं, वो है मुल्क की सालमियत, मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क का आगे बढ़ना। वो चाहे कंपैरेटिव खिते में एनालिसिस के तौर पर बात की जाए या इक्तिसादी सूरत हाल के ऊपर बात की जाए, इस तमाम चीज को आप कैसे देखते हैं? कल जो खिताबात हुए, जो बातें की गई। देखिए, आपकी आवाज कट रही है, मैं बात आपकी समझ नहीं पाया। रसूल साहब, कल का सिक्योरिटी डायलॉग जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिससे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी खिताब किया, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये है कि देखिए, जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं और जो बातें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बाजवा साहब ने की हैं बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो एक कदम नहीं 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं अगर हिंदुस्तान एक कदम उठाए जी। और बार बार जब से इमरान खान इक़्तिदार में आए हैं उससे पहले भी उनका मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना चाहिए, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। और बहुत लचक पाकिस्तान ने दिखाई है कि हम कश्मीर का मसला हल करने के लिए तैयार हैं। आप वहाँ के जो हालात जो आपने पैदा किए हुए हैं उनको ख़त्म करें। वहाँ पे जबर है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। बिल्कुल। अब वहाँ की और जो कश्मीरी तो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो तो ना नेगोशिएबल है, उसके बारे में गुफ्तगू नहीं हो सकती कि उसको दोबारा आप बहाल करें। तो ये हमारी तरफ से बिल्कुल ओलिव ब्रांच दिखाई जा रही है, अमन का झंडा। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, हमने तो ऐसा पहली बार नहीं किया है। हमारे पाकिस्तान में ये रवायत भी रही है, हमने कभी एक्शन नहीं किया, हमेशा रिस्पांस किया है भारत की तरफ से जब भी ऐसा जाहिरियत की जाती है। अभी जो कल बात की गई आर्मी चीफ साहब की जानिब से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि सिक्योरिटी खतरात के बावजूद हम दिफा पर कम खर्च कर रहे हैं और वो कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं, तरक्की नहीं कर पाती हैं जो सिर्फ अखराजात अपने सिक्योरिटी पर रखती हैं ज़्यादातर। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है COS की जानिब से। तो इससे मैसेज क्या जाएगा दुनिया को और ख़ासकर भारत को? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मुझे कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे वीक है, आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है। तो माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बात समझ नहीं सकता। रसूल बख्श रईस साहब, अगर अभी इफ वी कैन ट्राई अगेन, क्या आपको आप समझते हैं कि जो बाजवा साहब की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी पर कम खर्च करना ही आइडियली बेहतर होता है मुल्क की तरक्की के लिए, इससे क्या मैसेज जा सकता है दुनिया को और ख़ासकर भारत को? नहीं, बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही। रसूल साहब से दोबारा राब्ता करेंगे। रसूल साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अगर दोबारा राब्ता होता है तो वी कैन पुट दिस क्वेश्चन उनके सामने, लेकिन सिग्नल्स की वजह से उनको समझ नहीं आ पा रही थी। बट एक बात तो बहुत क्लियर है और दुनिया के सामने क्लियर है कि पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है और अमन के लिए हमेशा कोशिशें करता रहेगा। कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, कोई भी जगह हो, हम वहाँ पर ना सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करते रहेंगे बल्कि ये बताते रहेंगे कि हम इस खिते में अमन के ख्वाह हैं और हमें हमारा जायज़ हक, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को आज़ादी चाहिए। वो उसके लिए हमारी फाइट जो है वो मुसलसल जारी है। और इसके साथ साथ ये भी बात कल जब आर्मी चीफ साहब ने की है कि कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के असरात दुनिया ने देखे हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होता है। तरक्की सिर्फ अगर आप मुल्क के मामलात में बेहतरी के लिए चाहते हैं, इकॉनमी में लगाएं, तभी मुल्क आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे खिते के अमन को मज़ीद मुस्तहकम मिलेगा, मतलब इस्तेहकाम आएगा। और इसके साथ साथ ये जो बात उन्होंने कल की कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहदा पाकिस्तान ने करवाने में मदद की है, ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट। कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था जी। कल वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और विजन, जिसका एक और हमने फेस देखा, और गरीब लोगों को घर तकसीम करने की जो तकरीब थी, और बड़े ज़बरदस्त घर जो हैं वो बड़े शानदार तरीके से वहाँ पर न सिर्फ
सिर्फ बनाए गए बल्कि उसका पूरा एक सेटअप जो है वो भी लगाया गया। अब गरीबों के लिए ये बनाए जाने वाले घरों की असल कहानी क्या है और किस तरीके से ये पूरा मैनेज किया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल भी हल करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा इशू है कि उनके यहाँ पर जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनकी ज़मीनों के मसाइल हैं, वो भी हल होने वाले हैं। इन तमाम मामलों को देख कौन रहा है? वो जुल्फी बुखारी साहब देख रहे हैं। तो अवैस कियानी साहब इस वक्त जो हमारे रिपोर्टर हैं वो बुखारी साहब के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अवैस कियानी, क्या कहना है बुखारी साहब का? आज जब हम यहाँ पर आए तो एक तरफ यहाँ पर गुलबर्ग है और दूसरी तरफ नेवल इनकरेज है, जहाँ पर एक सिर्फ प्लॉट की कीमत जो है वो 1.25 करोड़ से ऊपर की शुरू होती है। लेकिन खास इसी जगह पर यहाँ पर गरीबों के लिए 1500 से ज़्यादा घर बनाए गए। ये आपको आइडिया कहाँ से आया? आप ओवरसीज देखें, वहाँ के लोग देखें, यहाँ गरीबों के लिए और ये स्पेसिफिक जगह, ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आया? OPF की भी यहाँ साथ ही सोसाइटी है, वहाँ वो ओवरसीज के लिए और वो भी तैयार होती चाहिए। पहले उसमें भी कुछ 20 साल बाद काम नहीं हो रहा था वहाँ, नहीं हुआ, हमने पोजेसन दे दिए सबको। वहाँ सारे रोड वर्क सब कुछ FWO के साथ मिलकर वो भी मुकम्मल कर दिए और पोजेसन दिए पहली दफ़ा। यहाँ भी देखें, ये मनसूबा था 25 साल पुराना, इनने ये सोसाइटी का ऐलान किया। 25 साल से एक गरीब इंसान का पैसा फंसा हुआ था। देखिए, वेलफेयर आप कैसे कर सकते हैं कि इदारा कामयाब हो, प्रॉफिटेबल हो, फिर मैं वो वेलफेयर के अंदर डालूँ। जब इदारा ही प्रॉफिटेबल ना हो, पैसे ये बन ही नहीं रहे, पैसे वापस ही नहीं आ रहे, तो कैसे प्रॉफिट? फिर आप और मजीद जो भी मिनिस्टर आएगा अपने कंस्टिट्यूंसी में, वो स्कूल बनाना चाहते हैं WF का या हॉस्पिटल या हाउसिंग, वो फिर गवर्नमेंट से और पैसे लेते हैं। इसके हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के अंदर डाल के की सब्सिडी लेके बैंक्स के साथ बात करके फिक्स करके कि बैंक्स के पैसे सीधा WWF के पास वापस आए। तो अगले 2 महीने में इंशाल्लाह जब सबकी पोजेसन को मिल जाएगी तो सारे इस कंस्ट्रक्शन के पैसे मेरे पास WWF में वापस आ जाएंगे। उसी पैसों को मुझे फिर हुकूमत के पास जाने की नहीं जरूरत, वही पैसे मैं लेके फेज 2 में डाल दूंगा 1500 और घरों। वो फिर उसके साथ भी यही होगा, रिसाइकल होगा। ये KP में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, टेक्सला में भी, पंजाब में। अच्छा ये बताएं, ये जो गरीब लोगों का आपने खुद जाके देखे, ये जो घर जो बने आपने खुद देखा कि कैसी हुई है कंस्ट्रक्शन, क्या कैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? देखें, हमसे पहले भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत हुई थी, अभी भी आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि हम अभी तक ख़त्म कर रहे हैं। 550 अभी तक जो 500 घर हैं वो मुकम्मल नहीं हो चुके, 350 हो चुके। बाकी आप देख रहे हैं फिनिशिंग इनकी रहती है। तो जो बेसिक लेआउट था वो अगर मैं चेंज करता तो आपको पता है गवर्नमेंट के रूल्स, पेपरा चेंज करो, आर्किटेक्ट को बुलाओ। तो हमने जो बना हुआ था उसी को जल्दी से फास्ट ट्रैक करके बेहतर करके, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बड़ी मेहनत की और उनको हमने थोड़ा सा सीधा करके इनसे काम करवाया है। लेकिन जो फेज़ 2 आएगा, जो जिसका मॉडल वहाँ पड़ा हुआ है, वो आप देखेंगे वो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन होगी, इससे बेहतर होगी और बेहतरीन उसके लेआउट। ओवरसीज वालों के जो मामलात हैं, क्योंकि ये चीज़ आप कर रहे हैं, उनकी बहुत है, उनके जो कब्जे हुए हैं यहाँ पर स्पेशली तौर पर ये केसेस होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जो वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि हमने लॉ मिनिस्ट्री से अभी अप्रूव करा लिए कि एक हम इंशाल्लाह ऑर्डिनेंस अपने पार्लियामेंट से अप्रूव कराएंगे। इस्लामाबाद में पहला हम डेमो बना रहे हैं, उसको मॉडल बना रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ओवरसीज पाकिस्तानी लैंड डिस्प्यूट्स, तो जो उनके लैंड डिस्प्यूट्स के फास्ट ट्रैक करके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। 50 लाख घरों की तरफ गवर्नमेंट का एक ये इम्पैक्ट है और ये मामला जो है वो आगे कैरी ऑन हो रहे हैं और ये कहना है और वज़ीर आज़म का ये कहना है कि बहुत जल्द जो है हम उस ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। और हम उम्मीद करते हैं और जो दुआ करते हैं कि जो बुखारी साहब ने कहा है, जो वादे किए हैं और ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल खुसूसी अदालतों के जरिए 30 दिन में हल करने की बात की है, ये वाकई इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे ही ब्रेक से हम वापस आ रहे होते हैं, द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, या वो मैं पूछती हूँ या अबू से पूछते हैं एक दूसरे से कि अभी कौन स्टार्ट करने वाला है, और हम एंड टाइम पर यही सोच रहे होते हैं कि कौन स्टार्ट। बिल्कुल एंड टाइम पे, एग्जैक्टली। हाँ, बट ही इज सो जेंटल कि वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि क्या करेंगे क्या करना है। तो हमारी अगली स्टोरी है जी आलमी वबा कोरोना वायरस, जिसके सबब पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में 40 अमवात रिकॉर्ड हुई और 3459 नए केसेस सामने आए हैं। और इसके साथ साथ नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 13,757 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की अब तक जो मजमूई तादाद है वो 6,19,259 है और एक्टिव केसेस जो हैं मुल्क भर में उसकी तादाद इस वक्त
24,592। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और कल भी हमने देखा कि 3,495 केसेस थे और आज 3,459 केसेस हैं। ऑलमोस्ट सेम रेशो जो है वो फिर पेस पकड़ना शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। अगर केसेस बढ़ना शुरू हो गए तो पाबंदियाँ सख्त होंगी, इसका इंडिकेशन और इंडिया जो है वो कल सुना भी दिया गया है और ये बताया गया है कि अगर इसी तरह से ये कैलकुलेशंस आगे बढ़ती रहीं तो जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है पंजाब के साथ अजला में, KPK के कुछ अजला में, वो बढ़ भी सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। और हमने इसमें अपना रोल क्या प्ले करना है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इकोनॉमिकली ना प्रैक्टिकली। तो हमने क्या करना है, SOPs को फॉलो करना है। अगर हम SOPs को फॉलो करेंगे, एहतियात करेंगे और ये ग्राफ डाउन आएगा तो खुद ब खुद चीजें आसान होती चलेंगी। बिल्कुल, तो ये तमाम सूरत हाल है। इस वक्त केसेस जो बढ़ रहे हैं और 7+ इस वक्त जो पॉजिटिव रेशो है केसेस की वो आ रही है, जो कि परेशान कुन है। और पंजाब में भी बहुत से केसेस हैं और अब तक ये कहा जा रहा है कि केसेस की तादाद कम नहीं हुई है पंजाब में और बाकी मुल्क में भी यही सूरत हाल है। और खुसूसन अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल लगवा ली है। मुल्क में बहुत से लोग 60+ जो हैं वो भी लगवा रहे हैं, लेकिन ये अभी मरला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आप SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करें, तभी आपके लिए बेहतर है। तो इस पर हम बात करेंगे ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है। हेड ऑफ कोरोना डिपार्टमेंट है PIMS इस्लामाबाद से डॉक्टर नसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपने वक्त दिया। जो इस वक्त सिचुएशन है हम बात कर रहे हैं कोरोना केसेस और जो कि थर्ड वेव है इस वक्त, तो कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट है, मजीद परेशानी का बाइस बन चुकी है। क्या सिचुएशन देख रही हैं आप इस वक्त? जी थैंक यू वेरी मच इनविटेशन के। वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में कोविड की जो केसेस की तादाद है वो काफ़ी हद तक बढ़ती चली जा रही है और उसमें अभी तक हमें कोई ठहराव या उसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। सबसे पहली वजह जो मैं समझती हूँ वो ये है कि हमारे अंदर जो एक बेएहतियाती का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो बहुत ज़्यादा है। पिछली वेव या आप समझ लें जो सबसे पहली वेव थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो एहतियात कर रहे थे, डरे हुए भी थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करते थे। लेकिन हमने ये नोटिस किया कि वक्त के साथ साथ एक ऐसी सिचुएशन कायम हो गई है कि अब लोगों ने अब SOPs के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। बाज़ारों में चले जाएं, मार्केट्स में जाएं, शादी ब्याह की तकरीबात में जिस तरह से लोग शिरकत कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOPs थे उसके ऊपर तो बिल्कुल भी अमल पैरा नहीं है। मास्क कहीं नज़र नहीं आते, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है सवाए चंद लोगों के जो कि SOPs पर अमल पैरा है। तो ये एक तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो हमारा कैजुअल और केयरलेस एटीट्यूड है। दूसरी बात ये है कि आप सबको मालूम है कि डिफरेंट स्ट्रेन्स भी इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं और उसमें से जो सबसे अहम स्ट्रेन है वो इस वक्त UK का स्ट्रेन है। और इस स्ट्रेन की डिफरेंट बात यह है बाकी स्ट्रेन्स के मुकाबले में कि इसकी जो कंटेजियसनेस है वो ज़्यादा है, यानी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो इससे बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर एक वायरस से 5 बंदे इन्फेक्ट होते हैं तो इस वायरस से 10 बंदे एट अ टाइम इन्फेक्ट हो सकते हैं। यानी इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा तेज़ है। तो ये भी एक वजह है कि शायद हमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा आपने कहा कि लोग कैजुअल हो गए थे, बट लेट्स ऑल बी ऑनेस्ट, कब लोग कैजुअल नहीं थे? फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, थर्ड वेव में। आपने कभी देखा कि 90% 95% पॉपुलेशन मास्क पहने हुए है? आपने देखा कभी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए है? वी हैव ऑलवेज बीन कैजुअल। ये तो हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि हम किसी चीज को सीरियस लेते ही नहीं है। वी ऑल मेक इट कंट्रोवर्शियल एज अ सोसाइटी। कुछ मिथ्स निकाल लेते हैं, कुछ गलत ऐसी खबरें फैलाना शुरू कर देते हैं। मतलब मैंने लोगों की हमने ऑन एयर बातें सुनवाई हैं, अबू सर आप तो गवाह हैं इस चीज के, जो कहते हैं कि ये कोरोना वायरस कोई पॉलिटिकल एजेंडा ही है गवर्नमेंट का। तो ये हाल है हमारी मैच्योरिटी का। बट आपने UK स्ट्रेन का जिक्र किया, ऐसे में अब हम कैसे लोगों को अवेयर करें, कैसे लोगों को बताएं कि आपकी अपनी जिंदगी एट स्टेक है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो बात है हर दफ़ा लोगों को बताते आए हैं और अभी भी आपकी तवज्जो से हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जब डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं वायरस के अंदर या उसके न्यू स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डेडली हो गया है या उसकी वजह से अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। बात सिर्फ वहीं एहतियात पे आती है कि स्ट्रेन कोई भी है उसका मोड ऑफ स्प्रेड एक ही है। यानी आपने अपने फेस को कवर करना है, नाक को कवर करना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है, अपनी सर्फेसिस को क्लीन रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस मेंटेन करना। जहां कहीं भी आप देखेंगे जहां पे 4 से 5 लोग कहीं इकट्ठे होते हैं तो वो बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। आप जितना मर्जी उनको कह लें, हमें तो ये लगता है कि हम ये बात कह के थक चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी सूरत हाल में कोई वाज़ेह हमें
बेहतरी नजर नहीं आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि सूरत में बेहतरी नजर नहीं आ रही है, एक और मामले में जहां पर हमें बेहतरी नजर आ सकती है आइंदा इंशाल्लाह चंद महीनों में, वो है वैक्सीन का सिलसिला। प्रोसेस बड़ी तेजी से जारी है और इंशाल्लाह ताला जल्द इस पर भी जो है वो प्रोग्रेस आ जाएगी। तो ये बताइएगा, इसके साथ साथ जो जुड़ी खबर है वैक्सीन के, लोग रिलक्टेंट होते हैं और बहुत से लोग मैंने ये भी देखे हैं जिनको कोरोना हो चुका है, वो कहते हैं कि हमें वैक्सीन की अब ज़रूरत नहीं है और अब शायद हम उस तरह से इफेक्ट नहीं होते, हमारी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। इस बारे में कुछ क्लैरिटी दीजिएगा कि क्या होता है जब एक दफ़ा कोरोना हो जाता है दूसरी दफ़ा हो जाता है? जी, आप बड़ा अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे लोग इस सवाल के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं। जितने लोगों को भी कोरोना हो चुका है, देखिए दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है। जो नेचुरल इम्यूनिटी है, हमने ये देखा है, कुछ स्टडीज भी हुई है कि ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा इसकी जो प्रोटेक्शन है वो 3 मंथ्स है या फिर 6 मंथ्स है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जब आप एक पेशेंट को ये वैक्सीनेट कर देते हैं तो उसका एक तो ये फायदा होता है कि एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर आप अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन को अगर आप वैक्सीनेट कर देते हैं तो पूरी कम्युनिटी में एक प्रोटेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो आपके इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट करती है और उसमें टी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, बी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। और बी सेल्स वो होते हैं जो कि मेमोरी सेल्स कहलाते हैं और उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए फीड हो जाती है। तो जब अगर किसी को दोबारा इन्फेक्शन होता भी है तो या तो वो बहुत मामूली नोयत का होता है और अगर हो जाए तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वैक्सीनेशन जितनी भी आई हैं हमारे पास, वो सारी की सारी हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी से बचाने में 100% कामयाब हैं। और अगर किसी को हो भी जाए डिजीज तो बहुत मामूली होती है जी। तो ये सबसे अच्छी खबर है। अगर आप ये कहें कि जी वैक्सीन लगाने के बाद हमें कोविड हो जाएगा, तो कोविड नहीं होता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि कोविड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है और अगर हो भी जाए तो बहुत मामूली नोयत का होगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, ये बातें आपके ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आना भी बड़ा ज़रूरी होता है। हम तो अभी तक ऐसी कौम है कि पोलियो की वैक्सीन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं और हम अपने बीच में रूमर्स और मिथ्स को ऐड कर देते हैं। अभी आपने वैक्सीन का जिक्र किया, डॉक्टर साहिबा सिवियरिटी का भी जिक्र कर दीजिएगा। ये जो यूके स्ट्रेन वायरस है कि इसकी सिवियरिटी क्या है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब लोग ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या उनको ज़्यादा ऑक्सीजन ड्रेन हो रहे हैं कि ऑक्सीजन चाहिए है। क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बिल्कुल पहले जैसे, पहले फेज वाले कोरोना के जैसे ही हैं? देखिए, वायरल डिजीजेस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। सबसे कॉमन सिम्टम जो हमें देखने को मिल रहा है वो जिस्म में दर्द का होना, बुखार होना, गले में दर्द, खांसी, सांस में दुश्वारी। कुछ लोगों को थोड़ी सी और अलामात भी आने लगती हैं, जैसे लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, आंखों में रेडनेस का आ जाना, स्किन पे रैशेस का हो जाना। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये तकरीबन पिछले स्ट्रेन में भी थी और इस स्ट्रेन में भी हमें नजर आ रही है। लेकिन जहां तक सिवियरिटी का ताल्लुक है तो ये कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि नया स्ट्रेन जो है वो डेडली है या किलर वायरस है। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कहा जा रहा है डिफरेंस है दूसरे जी कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपको यही क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ कि ये जो वायरस है, वायरस का जो स्ट्रेन है, इसकी जो स्प्रेड है वो पहले वाले स्ट्रेन के मुकाबले में ज्यादा है। यानी ये एक वक्त में कई लोगों को बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। ये तो आपने बताया कि इसकी स्प्रेड तेज है, ये तो आपने इसका जिक्र किया जी, आपने इसका जिक्र किया है कि स्प्रेड ज्यादा है इसकी। लेकिन इसके अलावा जो एक पॉइंट आ रहा है और जब ज्यादा लोग जी वो स्प्रेड होने के साथ साथ ये लंग्स पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ये बात बहुत की जा रही है कि जो ये वेव है इसका स्प्रेड है ये डायरेक्टली लंग्स पे अफेक्ट कर रहा है। जी, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। पहले वाला स्ट्रेन भी इसी तरह ही लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा था और ये भी लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। सिर्फ ये है कि एक वक्त में जब ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज होंगे ना, उसमें से बीमार होने वाले या ज्यादा बीमार होने वाले लोगों की शरह ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स अफेक्टेड जो हैं वो ज्यादा होंगे। सो ऐसा नहीं है जो कि एक कॉमन मिथ है। बात यह है कि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और वैक्सीन लगवाना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि दोनों काम हमें साइड बाय साइड करना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जाते जाते अब ये भी बता दीजिएगा कि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो आपने डिसाइड तो नहीं करना है, एनसीओसी ने डिसाइड करना है मुकम्मल लॉकडाउन या नो लॉकडाउन, बट वो तमाम डिसीजन लिए जाते हैं कैलकुलेशंस पर। अगर ये वायरस ज्यादा ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है तो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आर वी गोइंग बैक टूवर्ड्स कंप्लीट लॉकडाउन?
देखिए, ये तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है और वक्त के साथ साथ ये पॉलिसीज़ मॉडिफाई होती रहती हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिहाज से भी बहुत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से हम पहली वेव में या सेकेंड वेव में माइक्रो लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे और जो स्पेसिफिक एरियाज थे जहाँ पे नंबर ज़्यादा हो जाता है उनको लॉकडाउन कर दिया जाता है, तो लेट्स सी के आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है। आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन हो सकता है कि इम्प्रूव करना शुरू हो जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन की तरफ भी लोग जा रहे हैं और अगर वो थोड़े से मजीद केयरफुल हो जाएं तो शायद देखें, अगर हम केयरफुल होंगे तो इसमें हमारा ही भला है। इसको चाहिए कि बिजनेस भी हमारे हैं, लोग भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। तो जब हम खुद ही अगर SOPs में अमल पैरा नहीं होंगे तो फिर गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ेगा, तो इकोनॉमी एज एन इंडिविजुअल भी अफेक्ट होगी और ओवरऑल कंट्री की भी। ये चीज बड़ी गौर तलब है। डॉक्टर नसीम अख्तर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जबरदस्त आपने और आपने कुछ मिथ से जो प्रॉब्लम्स आ रही लोगों को, जो माइंड में लोगों के सवाल थे वो आपने क्लियर किया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाने नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ा फैसला आ चुका है। इंतज़ारी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे खातून रेप केस का फैसला महफूज कर लिया और कल ये फैसला सुनाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह कि पूरी कौम इस फैसले का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, खसूसी अदालत ने रेप केस में मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का ट्रायल जेल में किया और फिर अदालत ने मुखला के हतमी दलाइल के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है। इस पर हम बात करेंगे, बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी नुक्तों के ऊपर भी बात करेंगे और अब जो कल फैसला सुनाया जाएगा इसमें मजीद क्या डिटेल सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच वकास ज्वाइन करने के लिए। ये एक अच्छी रवायत है कि अब फाइनली फैसला महफूज हो गया और कहा जा रहा है कि कल सुना दिया जाएगा। तो स्पीडी ट्रायल के लिए जो हम बार बार बात करते थे, बार बार इस इशू को रेज किया जाता था, वो एक अच्छी चीज सामने ये आ गई कि ना सिर्फ पूरा ट्रायल हुआ, बयानात कलमबंद हुए, बल्कि अब कल फैसला भी सुना दिया जाएगा। देखिए, इस ज़िम्मन में फर्स्टली आई मस्ट एडमायर एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स के जिस तरह 24 न्यूज़ के मॉर्निंग शो ने मुतअद्दिद बार इस इशू को उजागर किया, लाइमलाइट में लाए। गुज़िश्ता वीक फिर उससे पहले हफ्ते भी हमने इस पर डिस्कशन की और स्पीडी ट्रायल की भी हमने बात की कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और 35 इसके अंदर जो विटनेसेस थे, एज सून एज पॉसिबल जितना स्पीडीली इसको मुकम्मल किया जाएगा, इट वुड बी बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो इसी तरह ये कल अब ये फैसला सुनाया जाएगा। इट इज स्ट्रांगली एंटिसिपेटेड के जो मुल्जिमान हैं उनको सजाए मौत दी जाएगी, चूँकि जितने भी एविडेंसेस हैं इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन परेड और DNA और जितने भी फोरेंसिक एविडेंस है, पॉलीग्राफिक टेस्ट है, वो तमाम के तमाम एविडेंसेस जो हैं वो शफकत और दूसरा जो उसका मुल्जिम है आबिद उसके अगेंस्ट हैं और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, ये स्ट्रांगली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल इन दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन आपने मौजूद इसमें यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिवटल बात ये है कि इससे पहले भी हमने देखा कि ज़ैनब का एक इशू था और ज़ैनब के इशू के ऊपर से पूरे पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, इवन कि हमारी असम्बली ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन की, ज़ैनब बिल 2019 और लेटर ऑन 2020 में उसको इन्फोर्स भी किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़्यादती के मामला, ये रेप के इंसिडेंट्स हैं, ये अक्रेंसेस हैं, ये रुकती नहीं है। और गुज़िश्ता महीने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सरेआम फांसियों के हवाले से भी एक कानून की तजवीज़ दी, उसको पास भी किया कमेटी ने और सीमन ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया। मैं भी उस शो के अंदर था कि सरेआम फांसियां देना ही इस मसले का हल है। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और इस माशरे का बतौर एक शहरी ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब कत्ल, जब खून सड़कों पे बहता है, जब लाशें सड़कों पे गिरती हैं, जब असमत दरी सड़कों पे होती हैं, तो इस तरह के मुल्जिमान तो भी बिल्कुल ठीक है। वकास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत से लोग इसका मुतालबा भी करते हैं। आप ये बताइएगा, क्योंकि अब कल फैसला आना है इसलिए हम उससे पहले तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि कल फैसला जब आएगा तो फिर उस पर ज़्यादा तफसीलन इंशाल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या उसकी डिटेल्स थी। ये बताइएगा, ये जो वकील सफाई हैं कासिम अराई, इन्होंने भी काफ़ी मतलब आगे से बहस की है और इस सारे केस में हमने देखा है कि वो कुछ ना कुछ बात कर रहे थे और आपने भी कहा था कि अभी लंबा अरसा लग सकता है जो शवाहिद हैं उनको इकट्ठा करने में या जो गवाहान हैं उनसे कलमबंद करवाने में बयान। तो आपको लग रहा है ये स्पीडी हो गया और ये जो वकील सफाई हैं इनको निगेट किया गया? देखिए, इसके अंदर चूंकि इसकी कन्फेशनरी स्टेटमेंट पहले से मौजूद थी 161 के तहत जो पुलिस के सामने इसने कन्फेस किया था, 164 की जो स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट थी उसमें भी इसने कन्फेशन किया था।
एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वहां पे उसने प्लीड गिल्टी नहीं किया था। लिहाजा जब मजिस्ट्रेट के सामने एक बंदा कन्फेशन कर लेता है या पुलिस के सामने कर लेता है तो मजिस्ट्रेट की जो कन्फेशन है उसको कोर्ट जरूर रिकॉर्ड करती है और कोर्ट उसे एविडेंटरी वैल्यू के तौर पे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट कंसीडर करती है। उन शवाहिद की बुनियाद पे, DNA की बुनियाद पे, पॉलीग्राफी टेस्ट की बुनियाद पे, आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि इस केस को बिल्कुल लिंगोरा नहीं करना चाहिए। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने बार बार इस चीज पे फोकस किया, कंसंट्रेट किया कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। एटलीस्ट एक केस को तो टेस्ट केस बनाना चाहिए, एक केस के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। तो वकील सफाई को बहुत सारे उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स दिए गए। मैं ये समझता हूं कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस ओडीएल टर्म पार्टन दैट नो वन शुड बी कंडेम ऑन हर्ट, कि किसी को सुने बगैर कार्रवाई ना की जाए। इनको मुकम्मल तौर पे सुना गया, मौका दिया गया। फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 ने, लेकिन कल की आर्गुमेंट में वकास उसने ये भी कहा कि फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, शनाख्त परेड का मसला हुआ, उम्र का मसला हो गया, दस्तावेजात में कुछ है, असल कुछ है। मतलब वकील सफाई जो कल अपनी दलाइल देते रहे उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स का जिक्र किया गया और इन दी एंड उसका बॉटम लाइन ये था कि फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया इनको। वकील का काम है टू एडवाइस ऑन द बिहाफ क्लाइंट, क्योंकि एडवोकेसी दिस इज आर्ट ऑफ एडिंग वॉइस फॉर अदर्स। तो वकील का तो काम था कि वो अपना नुक्ता अदालत में पेश करता जिस चीज के लिए उसे अपॉइंट किया गया था। और मैं ये समझता हूँ कि जब दोनों तरफ से दलाइल सुने जाते हैं, इट इज कोर्ट हु हैज टू डिसाइड कि किसके आर्ग्यूमेंट्स वेटी थे, कन्विंसिंग थे, कंक्लूसिव थे। तो बज़ाहिर जो सारे केस का सिनारियो नजर आता है दोनों साइड से सुनने के बाद या देखने के बाद, वो डेफिनेटली एक खतून के साथ ज्यादती है। और कोई भी खतून इतना बड़ा सदमा, इतने बड़े करन से गुजरने के बाद झूठ तो नहीं बोलेगी। एटलीस्ट वो तो आना नहीं चाहती थी कोर्ट्स के अंदर, वो तो आना नहीं चाहती थी। लेकिन ये जरूरी भी था। बिल्कुल ठीक है। वकास, जाते जाते एक और चीज जिस पर अब लोग ऑब्वियसली सवाल करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ये बताइएगा कि अब चूंकि कल फैसला आ जाता है और आपने कहा कि यही अज्यूम किया जा रहा है कि सजाए मौत ही होगी, अपीलों का टाइम भी होता है 1 से 1.5 महीना। आप बताइएगा कि एग्जीक्यूशन में अगर अभी रिजेक्ट होती है तो कितना मजीद टाइम लग सकता है ताकि लोग जो है मजीद तसल्ली आ जाए लोगों को? देखें, अपील के अंदर अगर ये जाना चाहते हैं तो अपील का टाइम जो है वो 30 दिन है और अपील 30 दिन के अंदर वो फाइल करेंगे। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर जब अपील फाइल की जाती है तो ऑन दी फर्स्ट चांस जो है अपील को जो है वो सेटिस्फाइड किया जाता है, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि तमाम तो शवाहिद मौजूद हैं। और एट द सेम टाइम ये बहुत हाई प्रोफाइल केस पे जिसमें प्रेसिडेंट सेट करने की भी जरूरत है। बिल्कुल सही वकास, बट लेट्स नॉट गो गेट अहेड विद दैट। कल का डिसीजन आएगा और वो देखते हैं कि अदालत डेफिनेटली इंसाफ के मुताबिक ही फैसला करेगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उसके आफ्टर रिजल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्ली किया जाता है या नहीं किया जाता, दोबारा से एप्लीकेशन दी जाती है या नहीं दी जाती है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ट्रायल मुकम्मल हो गया, फैसला महफूज हो गया और दोनों तरफ से दलाइल मौक हो गए और अब वो सुना दिया जाएगा कल। थैंक यू वकास। थैंक यू वकास, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इसके जहाँ पर इस तरह से खबरें भी हमारे सामने आती हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त खबर भी एक आई है और वो ये है कि जी हमारे यंग एक खातून है जो कि टूरिस्ट हैं और वो बाइक पर टूर करती हैं और वो अकेली नहीं, अपने वालिद साहब के साथ टूर करती हैं। बिल्कुल, और उनके वालिद साहब तो 1997 से एज अ बाइकर और पूरे पाकिस्तान का उन्होंने ट्रिप लगाया हुआ है, बाइक के ऊपर ही ट्रैवल करते हैं। ये एडवेंचरस लोग होते हैं, ये एडवेंचर करते हैं, लेकिन इनके इस एडवेंचर में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ बाहर आती है वो है पाकिस्तान का सॉफ्ट एंड सेफेस्ट इमेज। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की ये फुटेजेस आप देख रहे हैं जहाँ पर उन्होंने बाइक पर ट्रैवल किया, तो वो फुटेजेस बनाकर दुनिया के सामने दिखाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरअमन मुल्क है कि यहाँ पर हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। हम टूरिस्ट के तौर पर जो है वो पूरे मुल्क में फिर भी सकते हैं और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी खुलकर सामने आ जाती है। तो इट हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट्स। और इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है टूरिज्म अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो बाप बेटी हैं उनका रिश्ता और फिर आगे इनको देने को लेकर चलना। अली ताहिर और आलिया ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों को। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अली साहब आपकी तरफ तो मैं आऊंगी, लेकिन अब सर मैं ये सवाल आलिया से सबसे पहले पूछना चाहूंगी, बीइंग अ गर्ल, कभी आपको डर नहीं लगा कि बाइक पर ट्रेवल करना है, रास्ते में स्टे है नहीं है, कुछ मुश्किलात, चैलेंजेस? और एक लड़कों के लिए तो होता है ना कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, एक लड़की के लिए बड़े चैलेंजेस होते हैं। नहीं, एक्चुअली ना मेरे जो बात है, मेरे जो टीचर है ना और मैं जिनकी स्टूडेंट हूँ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे बाबा। उन्होंने मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आने दी कि आप लड़की हो तो आप जो होता है ना एक सिंफे नाजुक वाली फीलिंग, वो नहीं आने दी। जब हम ट्रैवल कर रहे होते थे तो बेसिकली हम ऑफ ट्रैक्स करते हैं,
तो काफ़ी टफ ट्रैक्स थे। वहाँ के लोग कहते थे कि मेरे बाबा से कहते थे कि आप पागल हो गए, आप एक मीन्स के मेरा बाब CNIC भी नहीं बना था, बहुत मैं छोटी अंडर 20 थी, तो बस ये उनका सवाल होता था कि बच्ची को हैवी बाइक पे आप लेके आए हैं और इतना ऑफ ट्रैक पे आए, यहाँ तो कोई आज तक कोई फीमेल नहीं आई है, और आई भी है तो आप इतनी छोटी बच्ची को ले आए यहाँ पे। तो बाबा कहते थे कि इसका शौक है, और मुझे ये ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो उनको मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है आलिया, और आपके वाले साहब भी इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अली ताहिर साहब, आप बताएं कि माशाल्लाह बेटियां आपकी वो अब आपके साथ कंपनी कर रही हैं 3 साल से, आप इस प्रोफेशन में मतलब आप इस शौक में या पैशन में 97 से आप कर रहे हैं, तो आपका तो एक बड़ा ज़बरदस्त लंबा सफ़र है, इसमें बेटी को साथ लेके जाना आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि होता है आपने तो काफ़ी मुश्किल देखी होंगी, तो आपको तो आइडिया भी था। जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और बेटी चूँकि अभी बहुत कम उम्र है और बाइक ट्रैवलिंग एक बड़ा टफ जॉब है, तो जब हम पहला ट्रिप प्लान कर रहे थे तो मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे, बहुत सारे इस तरह की सोचें थी कि अगर खुदा न खासा को हादसा हो जाए, कहीं गिर जाती है, तो ये इसका पहला ट्रिप होगा, एक तो इमेज अच्छा नहीं जाएगा कम्युनिटी के ऊपर, और फिर मैं चूँकि इसको प्रमोट कर रहा था एज अ यंग ट्रैवलर बाइकर, तो माशाल्लाह जो मैंने सोचा था उसके मुताबिक ही आलिया ने परफॉर्म किया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे तो हादसा हो जाते हैं, बाइक स्लिप होगी ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई बड़ा ऐसा हमारे साथ हादसा नहीं हुआ। और आलिया ने जैसा मैंने सोचा हुआ था बाइक ट्रैवलिंग में, और एज अ बाइकर गर्ल और एज अ एडवेंचरर बाइकर गर्ल इसने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। अच्छा आलिया, मुझे ये बताएं कि आप 3-4 साल से ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन सा एरिया कवर किया है, कोई टॉप 3 चैलेंजेस अगर मैं आपसे पूछूं जो अभी तक के आपके पूरे इस एक्सपीरियंस में आपने फेस किए हों? सबसे पहला जो चैलेंज था मेरे लिए ताओबट था, वो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को अब सिंपल लगने लग गया, क्योंकि उस वक्त मेरा वो पहला टूर था, और जो था मेरे लिए काफ़ी इस लिहाज से मुश्किल था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही जो मैंने टूर किया वो इंतहाई ऑफ ट्रैक्स पे चली गई थी मैं, और उसके बाद मैंने लीपा वैली किया, लेकिन वो मुझे इतना जो है उसने जिसे कहते हैं ना डराया नहीं उसने मुझे इतना, और मैं इतना उसको अपने ऊपर नहीं है हावी किया। मैं बड़ी इजीली उसको मैंने कर लिया था। ऑफ ट्रैक्स थे और काफ़ी मुश्किलात भी हैं, लेकिन बाबा की मोटिवेशन साथ थी। और दूसरे पे आप बात करें तो नूरी टॉप, नूरी टॉप जो है वो बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम ऑफ ट्रैक है, वो शारदा से जलकट को मिलाता है। और जो तीसरा ऑफ ट्रैक है वो मेरा टिल्ला जोगियां का है, जो कि मैं रिसेंटली कुछ अर्से पहले करके आई हूँ। और टिल्ला जोगियां में जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने पैनिक किया वो ये था कि वहाँ पे पानी नहीं था। चलें ऑफ ट्रैक्स तो टेक्निक्स आ गई, साथ साथ बाबा ने काफ़ी सिखा दिया मुझे, और काफ़ी मुझे पता चल गया कि किस तरह मैंने अपनी बाइक को आगे लेके चलना है। लेकिन वहाँ पे जो हमारे नेचुरल जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़बरदस्ती ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स को अचीव मतलब उनको ख़त्म करके आगे बढ़ना, यही अचीवमेंट है आपकी। आलिया, अब आगे क्या प्लान्स हैं, अगर हम आपसे जानना चाहें कि आगे आपने क्या टारगेट रखे हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई भी आपके साथ साथ चल रही है, तो इस बारे में बताएं। इस ईयर के जून जुलाई में मेरा जो है कोरम्बर, शमशाल और ब्रोगल करने का है प्लान है। और अगर मैंने क्योंकि अब बेनेली TR के 251 ले लिया है हैवी बाइक, और वो बेसिकली मैंने ये लिया कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं, और इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि इस ईयर के एंड पे हम तुर्की और ईरान का टूर करें। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू यू, एंड आई रियली होप कि आप अपने ड्रीम्स ज़रूर कवर करें और उसको ज़रूर अचीव करें। एंड अली साहब, आपका शुक्रिया कि आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, इतना हौसला दे रहे हैं। हमें आप जैसे फादर्स भी चाहिए इन द सोसाइटी, और आप जैसी डॉटर्स भी चाहिए जो अपने बाबा का ख्वाब। गुड लक टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी इनको सपोर्ट करें, और इसके साथ स्पॉन्सरशिप्स के लिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सपोर्ट करें, क्योंकि इन दोनों को सपोर्ट करना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बराबर है। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के टैलेंट के बारे में हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जिक्र भी करते हैं, और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया गया है पाकिस्तान के 2 नौजवानों की जानिब से। एक ये नौजवान जो हैं वो भाई हैं, दूसरी बहन है, और ये बड़ा ज़बरदस्त बात है कि दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेट करेंगी, और उनका विजन ये है कि उसका रेवेन्यू भी पाकिस्तान में ही जनरेट होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप उन्होंने अभी जो डिज़ाइन की है पूरा उसके ऊपर काम भी किया है, दैट इज़ कोविड ऐप एज वेल। इस पर हम
बात करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। हमारे साथ मोहम्मद तलत महमूद हैं और कमरुन्निसा हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सो तलत, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो सीरीज़ है उसमें से कोविड ऐप जो आपने अभी तक लाइव नहीं की लेकिन आपने अपना काम उसके ऊपर कंप्लीट कर लिया है, क्या है ये ऐप, किस तरह से ये फंक्शन? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मैंने ऐप डिज़ाइन की है। हाँ, इसमें ये होता है कि आपके सिम्टम्स देख के आपको ये बताता है कि आपको कोरोना होने का कितने % चांस है। आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए या अपना चेस्ट एक्सरे करवा के इसके अंदर डालना चाहिए। इस ऐप की एक और ख़ास बात ये कि आपका चेस्ट एक्सरे भी रीड करते हैं और आपको बताता है कि आपके लंग्स किस हद तक कोरोना से डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो बेसिकली ये आपने जो बनाई है ये सॉफ्टवेयर डिटेक्शन है बेसिकली, ये आपको डिटेक्शन कर देगी कोविड को, फिर उसके बाद आपको बताएगी डॉक्टर से आप रुजू करें या फिर किस तरफ जाना है। तो कमरुन्निसा, क्योंकि आप दोनों बहन भाई हैं, इस पर मिलकर काम कर रहे हैं, आप बताइएगा कि इसकी अफादियत आपको क्या नज़र आ रही है? गवर्नमेंट जो है अगर इसको टेकअप करती है तो फिर उसमें आपको क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होगा आवाम को? ओके सर, हमारा ये बनाने का जो मकसद था वो ये था कि पैरामेडिकल स्टाफ पे बर्डन जो है वो कम से कम पड़े। अगर हमें स्टार्टिंग में ही इसका डाटा मिल जाता तो लोग खुद भी इसको जो है इस पे पहले चेक कर लेते। अगर ये उनको 70 या 80% तक बोलता है तब वो हॉस्पिटल में जाते, बिकॉज स्टार्टिंग में ये था कि जो है ना कैपेसिटी टेस्ट की कम थी बट लोग ज़्यादा जा रहे होते थे। उसमें एक तो उन पर बर्डन था, दूसरी बात ये थी कि जिनको कोरोना नहीं भी होता था जब वो हॉस्पिटल जाते थे तो उनको कोरोना के चांसेस बढ़ जाते थे। तो अभी भी अगर हमें गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइड करते तो हम इसको हमारे एंड से बिल्कुल रेडी है, हम इसको वर्किंग में ला सकते हैं। वर्किंग में ला सकते हैं और ये हेल्प भी कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़े क्वेश्चन भी लग जाते हैं, बड़ी चीज़ें जो हैं वो अभाम की सूरत में भी सामने आती हैं। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देगा? कैसे इसके ऊपर काम किया? एक मतलब कोई इंसान है, उसकी एक्यूरेसी मतलब काम करने की लिमिट एटलीस्ट 12 आवर वो लगातार काम कर सके, 12 आवर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर का फ़ायदा ये होता है, जैसे कोरोना वायरस डिटेक्टर है ये आपको 24 आवर्स मतलब वर्किंग में रह सकता है। और जैसे जैसे इसके अंदर मतलब लोग अपने टेस्ट करते जाएंगे अपने आप को मजीद बेहतर करता जाएगा, क्योंकि लर्न करता रहेगा साथ साथ, इसलिए इसके ऑथेंटिकेशन के चांसेस बाकी एक आम डॉक्टर से काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। इसका रिस्पॉन्स वो एक्यूरेट है और इसमें कोई गलती नहीं है, ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगी और ये चेक हो जाएगी? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, मशीन लर्निंग बेस है, तो आपकी ये पिछला डाटा रीड करके उसके बेस पे आपको नेक्स्ट बताएगा कि पिछले पेशेंट्स में ये सिम्टम्स थे। आप उसके बाद अगर इस पेशेंट में ये सिम्टम्स हैं तो इसको कोरोना वायरस है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशंस। जितना डाटा आता जाएगा उतनी कैलकुलेशन एक्यूरेसी जो है वो डाटा ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा ये प्रिसाइज, एंड दैट्स द थ्योरी जिसके ऊपर कैलकुलेशंस एक्चुअली काम करती हैं। अच्छा, इस कोविड ऐप से आपको क्या लगता है आसान होगा लोगों के लिए इस्तेमाल करना उसको, क्योंकि हम इतने टेक लोग नहीं हैं, हमारे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो उनको सिंपल आसान चीज़ें चाहिए? जी, ये बहुत ईजी है और हमने इसे दोनों लैंग्वेजेस में बनाया है, इंग्लिश में भी एंड उर्दू में भी। तो कोई भी जो है वो इसको अपनी जो भी उसको सिम्टम्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी हिस्ट्री, आपके पहले जो डिजीज़ हैं या फिर सब कुछ, उसमें कोई ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन हैं जो ये आपसे पूछता है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। तो आप जैसे उनको आंसर करते जाएंगे। और चेस्ट एक्सरे अगर आपको बोलता है, अगर तो 50% तक है तो इसका मतलब आपको बोलेगा आइसोलेशन में जाए, अगर 50 से प्लस है तो फिर वो बोलेगा कि आप डॉक्टर से रुजू करें, चेस्ट एक्सरे करें। अगर फिर 70-80 चेस्ट एक्सरे में भी आ जाता है फिर आप PCR करवाएं, देन आप हॉस्पिटल जाएं, मतलब ऐसे डिफरेंट फेजेस करेगा अकॉर्डिंगली वो उसको। जबरदस्त, बड़ा अच्छा आइडिया इसमें। लेकिन इस आइडिया को अब जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए गवर्नमेंट की ऑब्वियसली सपोर्ट भी चाहिए होती है और अप्रूवल भी चाहिए होती है, इसके लिए कुछ काम किया आप दोनों ने ताकि ये ऑन बोर्ड आ सके गवर्नमेंट के? सर, हम लोग हॉस्पिटल्स में गए थे, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट उन्होंने ये बोला था अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है तो हम आपको डाटा की एक्सेस दे देंगे। ठीक है। तो बट उसके बाद हमारा फिर किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमने ट्वीट करने की कोशिश की लेकिन रिप्लाई नहीं आया, तो हमने बस खत्म कर दिया। हिसाब से और दीगर डिपार्टमेंट से काफी लोगों को हमने ट्वीट में टैग किया लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपने ये कोशिश छोड़नी नहीं है, जब हम करते जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है और वो ऑन बोर्ड सिस्टम ना आ जाए तो वो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा भी आपने कुछ ऐप्स के ऊपर काम किया है? जी, मैंने कैस्कॉन डिजाइन किया है, चैटिंग ऐप लाइक व्हाट्सएप, लेकिन इसमें व्हाट्सएप से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर हैं जो कि अभी तक दुनिया की किसी भी चैटिंग ऐप में नहीं है। जैसे कि कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट आपके उसकी परमिशन के बगैर नहीं बना सकता। और आप QR कोड के जरिए एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी एसकॉन है, मेरे पास भी एसकॉन है, तो हमें QR कोड के जरिए आप उसमें नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपसे गलती से डिलीट हो जाता है तो आप मोबाइल को थोड़ा शेक करोगे, वो चीज़ आपकी वापस आ जाएगी विदिन 2 मिनट्स। अच्छा, मतलब ये जो आप एप्लीकेशंस बना रहे हैं जिसमें आपने बताया कि व्हाट्सएप के, इसी तरह कुछ और भी कर रहे हैं जिस पर आप बताइएगा? जी, हमने एक और ऐप बनाई है हिप हॉप शॉर्ट वीडियोस के नाम से। ये टिकटॉक के जैसी है, बट इसमें यह है कि एक तो इसमें ना मोबाइल डाटा कम यूज़ होता है, दूसरा उसमें यह है कि जैसे कि टिकटॉक में बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी हो जाती है और फिर हुकूमत को वो बंद करना पड़ता है। तो हिप हॉप में ख़ास बात यह है कि एक तो ये
पाकिस्तानी बेस्ड है, मतलब इसका कंट्रोल हमारे पास है। देन अगर कोई भी कंसर्न अथॉरिटीज़ इसकी हमसे एक्सेस लेना चाहेंगे तो हम उनको दे सकते हैं, जिससे वो जो भी यूज़र को रिमूव करना चाहें, जिस वीडियो को रिमूव करना चाहें वो उसे कर सकते हैं। और ये बनाने का मकसद ये है कि टिकटॉक से अगर आप देखें तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है और एंटरटेनमेंट भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनकी अर्निंग भी कंटिन्यू रहे और एंटरटेनमेंट भी कंटिन्यू रहे, लेकिन उसका जो, क्योंकि टिकटॉक का कंट्रोल हमारे पास नहीं है ना, एक फिल्टर्ड कंट्रोल हमारे पास हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान अगर डिजिटली स्ट्रांग होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर तरह से, वो इकोनॉमिक वाइज हो, वो चाहे फिल्ट्रेशन वाइज हो, कंट्रोल वाइज हो, वो हमारे पास होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गुड लक, अपना काम जारी रखिएगा एंड इंशाल्लाह ये आगे जाकर डेफिनेटली डिजिटल पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और गुड लक आप दोनों को अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट्स और टास्क के लिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सपोर्ट करें, उनको ऑन बोर्ड लें और ऐसे ही फिर पाकिस्तान जो है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ फटाफट से आएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है ख़वातीन से रिलेटेड, उन बच्चियों, उन लड़कियों से रिलेटेड जो आजकल इस डिजीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, एंड दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी डिजीज़ है जिससे टीन एज से शुरू होकर आपकी जब तक आपकी एज 40 प्लस के ऊपर जाकर आप इसका शिकार हो जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम जो आजकल हमारी यंग ख़वातीन में, यंग लड़कियों में आ रही है, वो चेहरों पे बाल का उगाना, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कुछ खाए पिए बगैर डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, ये तमाम उसके सिम्टम्स हैं। तो हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट होंगी जिनसे हम इस पर बात करें। डॉक्टर नासिरा नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं फातिमा हॉस्पिटल से मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये जो डिजीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं इसके हवाले से बताइएगा, ये क्या है और ये क्यों होती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ है और इसका इंसिडेंस डे बाय डे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्रीज़ हो रहा है और स्पेशली पाकिस्तान में इसका इंसिडेंस अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पीरियड्स का कम हो जाना, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना या उसकी बेकायदगी, या मेल लाइक हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन्स के ज़्यादा होने की वजह से चेहरे पर बालों का ज़्यादा उगाना और उनकी जो अंडेदानियाँ होती हैं उनमें छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। और उन पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से उसकी अंडेदानियाँ जो हैं वो प्रॉपर एग्स रिलीज नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहिबा, बांझपन का आपने जिक्र किया तो एक्सट्रीम जो है इसका इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाता है और ये बात हमने देखी भी है। बेसिकली डॉक्टर साहिबा ये हार्मोनल डिसबैलेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर बाल आ जाना, आपकी पर्सनालिटी में वो जो जिसे कहते हैं ना कि लड़कियों वाली चीज़ें, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दाढ़ी और मूंछों की जगह पर सख्त बाल आ जाना, क्या ये कंट्रोलेबल है, क्या ये क्योरेबल है? ये बिल्कुल कंट्रोलेबल है। इसमें इनफैक्ट जो रीज़न है बेसिकली वो ओबेसिटी ही होती है, वेट का जो है ओवर हो जाना, और उस वेट के ओवर होने की वजह से बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये इसीलिए क्योरेबल है। ज़ाहिर है इसमें लाइफस्टाइल जो है ना मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल को में जो हमारी आजकल जैसे हमारी पॉपुलेशन में जंक फूड का बहुत एक्सेसिव यूज़ है और इसके अलावा जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज वगैरह हमारी लाइफ से जो है वो ख़त्म हो गई हैं ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से फिर ये जैसे ही हम इन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं तो फिर ये चीज़ जो है वो कंट्रोल्ड उसमें आ जाती है। लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये आगे जो है ना काफ़ी सवेयर होती चली जाती है। और वैसे भी ये फैमिलीज़ में भी रन करती है। अगर मदर जो है उनको ये प्रॉब्लम है तो या सिस्टर्स को है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स ये फैमिली देखा गया है कि ये जेनेटिक्स में भी ये फिर प्रॉब्लम रन करता है। सही। तो डॉक्टर साहब जिस आपने बताया कि ये प्रॉब्लम रन कर रहा है फैमिलीज़ में भी और इसके अलावा ये मामला बिगड़ भी सकता है, तो इसका इलाज बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि रेशो क्या है, परसेंटेज कितनी है इसकी ख़वातीन में? हमारी पॉपुलेशन में पाकिस्तान में तो इसकी परसेंटेज अब बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट 52% हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हुई है।
मीन्स हर ऑल्टरनेट पेशेंट जो हम आप देख रहे हैं ना, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है और हर किसी में जो है इसके प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा दानों का बन जाना जिसको हम एक्नी बोलते हैं, और गैर ज़रूरी बालों का चेहरे पर या बाकी जिस्म के हिस्सों पर बहुत ज़्यादा हो जाना, बॉडी जो है वो मैल शेप्ड हो जाना। तो इसका इंसिडेंस अब हमारी पॉपुलेशन में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है। जी डॉक्टर साहब, रेशो ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्रिवेंशन के लिए क्या करें? आप क्या बताना चाहेंगी उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को जो ये शो देख रही हैं कि अगर हम ये कर लेंगे तो हम अवॉइड कर सकेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज को? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोटिवेशन का होना है कि आप जो है वो मोटिवेटेड हों कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। जैसे लाइफस्टाइल में यही एक तो आपकी जो जंक फूड है वो कम होने चाहिए, अगर ओमिट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट आप उनको कम कर दें अपनी लाइफ में से। जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब इनका इस्तेमाल जो है वो अपनी लाइफ में कम से कम करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स लें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपनी जो डेली रूटीन है उसमें एक्सरसाइज को शामिल करें, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट इन अ डे अपनी जो रूटीन है उसमें एक्सरसाइज करें। फिर इसमें नाइट की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखें मोबाइल्स का एक्सेसिव यूज है जिसकी वजह से नाइट की स्लीप जो है ना वो बहुत इफेक्ट हो रही है। नाइट की स्लीप में हार्मोन्स, एक स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो नाइट पे ही रिलीज होते हैं, वो डे स्लीप में रिलीज नहीं होते, और वो हार्मोन्स जो हैं वो हमारी जो अंडेदानियां हैं उनके ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। तो अगर आप पूरा दिन भी सोते रहें और आप रात में आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है तो उससे आपका जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ना ये एग्रावेट ही होगा। इसके अलावा हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन हार्मोन है, और हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें बेसिकली हमारी बॉडी में इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है। अगर आपकी स्लीप भी पुअर है तो आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो प्रॉपर नहीं होगी और आपके जो मूड में चेंजेस है ना वो नहीं होंगी ठीक। तो ये एक पेशेंट ना एक किस्म का ना विशियस साइकिल में एंटर। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। बेसिकली एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर होगा तो आपको इस बीमारी से बचा सकेगा, और बहुत सी बीमारियों से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपको बचा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।